दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वेनम द लास्ट डांस, जिसमें एक एलियन कई सालों पहले अपने प्लेनेट से भागकर पृथ्वी पर आया था, जहाँ वो दुनिया से बचकर एडी के अंदर छुपा हुआ था। लेकिन उसमें एक ऐसी पावर थी जिसे हासिल करने के लिए मूवी का विलेन उसके पीछे पड़ जाता है। इस दौरान हमें एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस सब कुछ देखने को मिलता है, जहाँ इस मूवी का एंडिंग देख आप लोग रो देंगे। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। तो मूवी की शुरुआत में हमें क्लिंटर नामक एक प्लेनेट दिखाया जाता है, जहां इस प्लेनेट पर होते हैं कुछ जेनोफेज क्रिएचर्स। तभी हम उन जेनोफेज के बीच में बैठे हुए नाल को देखते हैं। जेनोफेज को बनाने वाला भगवान था, लेकिन हम देखते हैं कि वो नाल कैद में था जिसे सिम्बियोट ने बंधक बनाकर रखा था। अब ये सिम्बियोट क्या है? सिम्बियोट भी एक एलियन क्रिएचर है। इन्हें बनाने वाला और कोई नहीं, खुद नाल है। तभी नाल अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं नाल हूँ, अंधेरे का देवता। नाल कहता है कि आज से बहुत साल पहले रोशनी ने आकर मेरे अंधेरे की सल्तनत को मिटा दिया, जिसके बाद मेरे बनाए हुए सिम्बियोट ने मुझे धोखा दिया और मुझे हमेशा के लिए यहाँ बंधक बना दिया। लेकिन अब मेरा यहाँ से आज़ाद होने का समय आ गया है। मुझे यहाँ से आज़ाद कर सकता है तो सिर्फ कोड एक्स। दरअसल नाल यहाँ से आज़ाद होकर अपना साम्राज्य फिर से बनाना चाहता था, जिसके लिए उसे कोड एक्स चाहिए था। इसलिए नाल क्रिएचर्स को हुक्म करता है कि वे जाकर ब्रह्मांड के कोना कोना छान मारे और कोड एक्स को ढूंढ कर लाए, ताकि नाल कैद से आज़ाद हो सके। इसके पहले आप ये जानिए कि जेनोफेज क्या है। जेनोफेज इस क्लिंटर प्लेनेट पर रहने वाले क्रिएचर्स हैं और इन क्रिएचर्स को नाल ने ही बनाया था। नाल इनका भगवान था। इन जेनोफेज क्रिएचर्स ने सिम्बियोट की तरह नाल को धोखा नहीं दिया था। यह अभी भी नाल के गुलाम थे। नाल इनसे कहता है कि जब मैं यहाँ से आज़ाद होऊंगा तो सिम्बियोट को मारकर उन्हें नष्ट कर दूंगा और तुम्हारी जान बचा दूंगा। जिसके बाद सारे जेनोफेज पोर्टल से होकर ब्रह्मांड के सारे ग्रहों पर कोड एक्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उसके बाद एडी ब्रॉय को देखते हैं, जहाँ वो एक बार में बैठा था। एडी वहाँ के बारिंदे से मार्वल यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा था। अब वेनम एडी की बॉडी से अपने कई सारे हाथ निकालता है और एडी को ड्रिंक बना कर देता है। बारिंदा भी ये देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता। अब एडी वो ड्रिंक पीते हुए जा रहा था। तभी उसकी नज़र बार में लगे हुए टीवी पर जाती है, जहां न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा था कि पैट्रिक नाम के एक पुलिस की मौत हो चुकी है, जिसका जिम्मेदार पुलिस एडी को मानती है। उनका मानना है कि एडी ने पैट्रिक को मारा है, इसलिए सारी पुलिस एडी की खोज में है। ये खून हुआ था सैन फ्रांसिस्को में और एडी था मैक्सिको में। वेनम कहता है फिर जाना कहाँ है, जिस पर एडी कहता है कि हम न्यूयॉर्क जाएंगे, क्योंकि हम सैन फ्रांसिस्को में गए तो पुलिस हमें दबोचकर जेल में डाल देगी, इसलिए हम न्यूयॉर्क जाते हैं। वहाँ मैं एक जज को जानता हूँ जिसके कई काले राज मुझे पता है। उसकी मदद से हम खुद को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। जिसके बाद ये लोग ड्रिंक के पैसे देकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पैसे देते हुए वेनम का कुछ अंश वहीं पर रह जाता है। एडी और वेनम जा रहे थे, तभी जाते हुए उन्हें एक जगह से कई सारे कुत्तों की आवाज़ आने लगती है, जिसे सुनकर एडी वहां पर जाता है, जहां पर कई सारे जंगली कुत्तों को पिंजरे में कैद कर रखा हुआ था, जिन्हें एडी छुड़ाने का फैसला करता है। लेकिन तभी वहां इन कुत्तों की तस्करी करने वाले गुंडे आते हैं, जो एडी को धमकाते हुए वहां से जाने के लिए कहते हैं। एडी उनसे उन कुत्तों को आज़ाद करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ये गुंडे नहीं मानते, क्योंकि इनके अंदर का कीड़ा वेनम से मरवाने के लिए तैयार था, जो इच्छा वेनम जोरदार लात देकर पूरा करता है। तभी उसके साथी एडी पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन वेनम उनका स्वागत करने के लिए बाहर आता है और सारे कुत्तों को आज़ाद करता है। जिसके बाद वेनम और सारे कुत्ते मिलकर उन गुंडों की बैंड बजाते हैं, जहां हमें जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है और लास्ट में वेनम बख्शीश के रूप में सबका सर खा लेता है। जिसके बाद एडी नॉर्मल रूप में आकर न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। एडी के निकलते ही वहां पर नाल का भेजा हुआ जेनोफेज आता है, क्योंकि जब भी वेनम अपने होस्ट के अंदर अपने पूरे रूप में आ जाता है, तब जेनोफेज को उनके अंदर के कोडेक्स की लोकेशन दिख जाती है। लेकिन जब वेनम अपने होस्ट के अंदर रहेगा, तब जेनोफेज उनके अंदर का कोडेक्स नहीं देख पाएगा, इसलिए जेनोफेज कोडेक्स की लोकेशन देखकर ही यहाँ आया था। अब जिस बार से एडी निकला था, उस बार के बाहर लगे हुए सीसीटीवी से कोई अनजान आदमी एडी पर नजर रखे हुआ था। वो अनजान आदमी कौन है ये तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन आदमी तुरंत जनरल रेक्स को कॉल करके एडी की लोकेशन बताता है। जनरल रेक्स भी तुरंत अपनी टीम लेकर वहां निकलते हैं। वहीं हम उस बार टेंडर को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहा था। तभी उसे वहां वो अंश दिखता है जो वेनम से पैसे देते हुए छूट गया था।
बारंडा उस चीज को छूने ही वाला था कि तभी जनरल रेक्स वहां आते हैं और उस अंश को ट्यूब में बंद कर देते हैं। रेक्स कहता है कि इसे छूने की भूल मत करना, यह एक वायरस है। फिर रेक्स उस बारटेंडर से एडी के बारे में पूछता है, जिस पर बारटेंडर कहता है कि वो पागल था, वो खुद से बात कर रहा था और उसके बॉडी से लहराते हुए हाथ निकल रहे थे। जिसके बाद ये लोग बारंडा को बेहोश करके अपने साथ उठा लेते हैं। फिर रेक्स उस वेनम के अंश को लेकर एरिया 51 में पहुंचता है, जिससे हमें पता चलता है कि रेक्स एरिया 51 में काम करता था। अब वहां जाकर रेक्स मिला हुआ वेनम का अंश रिसर्च लैब में जमा करता है, जहां हमें कई सारे अलग अलग सिम्बियोट्स भी दिखते हैं। तभी हम डॉक्टर पेन को देखते हैं, जो एरिया 51 में काम करने वाली साइंटिस्ट थी। वो रेक्स को कुछ दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है, जहां रेक्स देखता है कि एक कमरे में पैट्रिक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था, जिसे देखकर रेक्स कहता है, अरे यह मर गया था, यह वापस जिंदा कैसे हो गया? जिस पर डॉक्टर पेन कहती है, हमने इसके अंदर एक सिम्बायोट डाला है ताकि हम उन सिम्बायोट्स पर रिसर्च कर सके। मतलब पैट्रिक मर गया था, उसके बॉडी के अंदर था तो सिर्फ सिम्बोट। जहां डॉक्टर पान उसे पूछती है कि तुम सिम्बियोट धरती पर क्यों आए हो, जिस पर वो सिम्बियट कहता है कि अपनी जान बचाने के लिए हम सब भाग रहे थे। ये सिम्बियट नाल की बात कर रहा था, जिससे बचने के लिए ये लोग भागकर धरती पर आए थे। फिर वो सिम्बियट कहता है कि लेकिन अब वो हमें पूरी यूनिवर्स में ढूंढ रहे हैं और हमारे मिलने के बाद वे हमें मार देंगे। ये सिम्बियोट जेनोफेज की बात कर रहा था। फिर वो कहता है कि हमारे बाद तुम लोग भी मारे जाओगे, अंधेरा इस दुनिया को निगल लेगा। पैन उससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन ये सिम्बियट चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि नाल उसके दिमाग पर हावी था, क्योंकि नाल ने सिम्बियट और जेनोफेज को ऐसा बनाया है कि उन सबके दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसलिए इस सिम्बियट को जेनोफेज के यहाँ आने का पता चल गया था। इसके बाद हम मेक्सिको से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट को देखते हैं, जिससे एडी भी न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन वो प्लेन के अंदर नहीं, प्लेन के ऊपर सवार था, क्योंकि वो पुलिस से बचना भी चाहते थे और उनके पास टिकट के लिए पैसे भी नहीं थे। इसलिए वेनम एडी को 3035,000 फीट पर उड़ने वाले प्लेन के ऊपर बैठाकर ले जा रहा था। एडी कहता है कि न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले ही मर जाऊंगा। अब उसकी फटी हालत देखकर वेनम अपने रूप में आता है। तभी उस जेनोफेज को कोडेक्स की लोकेशन दिख जाती है। वो जेनोफेज तुरंत उड़कर उस प्लेन के ऊपर आ जाता है और वेनम पर हमला करता है, लेकिन वेनम होशियारी से जेनोफाइस को प्लेन के इंजन में पिसा देता है। तभी अचानक वेनम एडी के अंदर चला जाता है और एडी हवा के प्रेशर से नीचे गिर जाता है। तब एडी का मुंह देखने लायक था, लेकिन वेनम एडी के नीचे गिरने से पहले ही उसका पैराशूट बना देता है। तब जाकर एडी चैन की सांस लेता है। नीचे उतरने के बाद एडी वेनम से पूछता है कि वो क्रिएचर कौन था और उसने हम पर अटैक क्यों किया। वेनम कहता है कि वो क्रिएचर जेनोफेज था, जिसने सिम्बियोट को बनाया है, उसने ही जेनोफेज को बनाया है। जिस पर एडी कहता है कि फिर तो वो तुम्हारी बहन है, लेकिन उसका हमसे क्या काम? वेनम कहता है कि हम उसके शिकारी हैं, वो हमारे पास कोडेक्स के लिए आया था, जिसे नाल ने अपनी आज़ादी के लिए भेजा है। लेकिन वेनम की बात एडी के दिमाग में नहीं जा रही थी, इसलिए वेनम खुद ही उसके दिमाग में घुसकर उसे समझाता है कि हम सिम्बियोट हमारे निर्माता नाल को बंधक बनाकर हम पृथ्वी पर भाग कर आए थे, और नाल सिर्फ कोडेक्स की मदद से ही आज़ाद हो सकता है। कोडेक्स तब बनता है जब कोई सिम्बियोट अपने होस्ट के मरने के बाद उसे जिंदा करता है। जिस पर एडी कहता है कि फिर हम बच गए, क्योंकि मैं एक बार भी नहीं मरा हूं। पर वेनम उसे याद दिलाता है कि वो कब और कैसे मरा था। वेनम कहता है कि तब मैंने तुम्हें जिंदा किया था, जिसके कारण हमारे अंदर कोडेक्स बन चुका है। एडी कहता है कि फिर हम अपने अंदर के कोडेक्स को कैसे मिटाएंगे। जिस पर वेनम कहता है कि उसके लिए हम दोनों में से किसी एक को मिटना पड़ेगा। हम दोनों में से कोई मर जाए तो कोडेक्स खत्म हो जाएगा, लेकिन मरने का प्लान किसी को पसंद नहीं आता। एडी कहता है कि फिर हम उस जेनोफाइज से कैसे बचेंगे। वेनम बताता है कि जेनोफेज हमारी लोकेशन तभी देख सकता है जब मैं तुम्हारे अंदर पूरे रूप में आ जाऊं। वेनम कहता है, मैं अब सिर्फ तुम्हारे अंदर से हाथ और सिर निकाल सकता हूं। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें एक घोड़ा दिखता है और एडी भी चलते चलते थक गया था, इसलिए वेनम उस घोड़े में घुसकर एडी को हवा की रफ्तार से भगाते हुए लेकर जाने लगता है, जहां एडी को देखकर लगता है कि वो इस राइड को बहुत एंजॉय कर रहा है। वहीं हम जनरल रेक्स को देखते हैं, जिसे प्लेन से एडी के कूदने के बारे में पता चलता है। ये सुनते ही रेक्स अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है, जहां एडवांस मशीन के जरिए ये लोग जल्दी ही वेनम को ढूंढ लेते हैं।
लेकिन उनसे बचने के लिए वेनम और एडी पानी में कूद जाते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए सोल्जर्स भी पानी में कूद जाते हैं। उनसे बचते हुए वेनम और एडी अपना पूरा जोर लगाकर भाग रहे थे, लेकिन जल्द ही एक सोल्जर एडी को दबोच लेता है और एडी को मारने के लिए गन निकालता है, लेकिन हाथापाई में वो गन उसी सोल्जर पर ही चल जाती है। पर एडी को इसका बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उसे नहीं मारना चाहता था, यह उससे अनजाने में हुआ था। वहीं हम वेनम को देखते हैं जिसे सोल्जर्स ने लगभग जाल में पकड़ ही लिया था, लेकिन वेनम चालाकी से एक मछली में चला जाता है और मछली से होकर एक मेढक में और वो सोल्जर्स पानी में उसे ढूंढते रह गए। तभी वेनम देखता है कि आगे एक झरना है और एडी बहता हुआ वहीं जा रहा था, इसलिए वेनम को एडी की जान बचाने के लिए उसके अंदर पूरे रूप में आना पड़ा, जिस वजह से जेनोफाइक को कोडेक्स की लोकेशन दिख जाती है और वह भी छलांग लगाकर यहां पहुंच जाता है। वेनम से बड़ी मुसीबत देखकर सारे सोल्जर्स उस पर फायरिंग करने लगे, लेकिन उल्टा जेनोफेज उन्हें खाने लगा। इसी का फायदा उठाकर वेनम एडी को लेकर वहां से कट जाता है। अब अपनी टीम को जेनोफेज की पेट में जाते देख रेक्स का दिमाग खराब हो जाता है। वो डॉक्टर पैन को कॉल करके बताता है कि शायद वो क्रिएचर आ गया है जिसके बारे में हमें पैट्रिक के अंदर वाले सिम्बियट ने बताया था। डॉक्टर पान उस सिम्बियट से बताती है कि जिस क्रिएचर की तुम बात कर रहे थे वो पृथ्वी पर आ गया है, जिस पर वो सिम्बियोट जेनोफेज के पृथ्वी आने का कारण बताता है। वो कहता है कि यहाँ मेरे कई अपने सिम्बियोट्स हैं, लेकिन उसे वो काला वाला सिम्बियोट चाहिए क्योंकि नाल को जो चाहिए वो सिर्फ उस काले सिम्बियोट के पास है। नाल की आज़ादी की चाबी मतलब कोडेक्स उस सिम्बियोट के पास है, वो नाल को गलती से भी नहीं मिलनी चाहिए। तभी डॉक्टर पैन कहती है अगर वो आज़ाद हो गया तो क्या तुम्हारी नस्ल खत्म कर देगा, जिस पर यह सिम्बियोट कहता है सिर्फ हमारी नहीं तुम्हारी भी, इस पूरे ब्रह्मांड की। जनरल रेक्स कहता है उसे हम रोक कैसे सकते हैं, पर यह सिम्बियोट कहता है उसे रोकना नामुमकिन है, ये ब्रह्मांड नहीं था, वो तब से है, वो जैसे ही आज़ाद हुआ और खेल खत्म। रेक्स कहता है फिर अब उसे कैसे रोके, जिस पर यह सिम्बायोट कहता है उसे आज़ाद होने से रोको, उसे वो चाबी नहीं मिलनी चाहिए। जब तक वो काला सिम्बायोट और उसका होस्ट जिंदा है तब तक कोडेक्स सलामत रहेगा, पर उनमें से कोई एक मर गया तो कोड आधा का सभी खत्म। इसलिए जनरल रेक्स फैसला करता है कि वो एडी को निपटा देगा। वहीं एडी जंगलों से खुद को कोसते हुए आगे बढ़ रहा था। एडी कहता है मेरे हाथों किसी मासूम का खून हुआ है, लेकिन वेनम उसे कहता है अरे वो सारे तेरी लेने के पीछे पड़े हैं और तू उनकी मौत का दुख मना रहा है। तभी एडी को अपने आगे एक कैंप दिखता है जिसमें एक फैमिली लंच के खाने की तैयारी कर रही थी। वो एडी को नंगे पांव देखकर उसे भला फकीर समझते हैं, इसलिए मार्टिन और उसकी फैमिली उसका वेलकम करके उसे खाना देती है, लेकिन वेनम उसे फेंक देता है। एडी कहता है मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, जिसे सुनकर मार्टिन कहता है तुम पैदल कैसे जाओगे, मैं अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क के पहले आने वाला शहर मतलब लास वेगस जा रहा हूँ, तुम्हें हम लास वेगस तक छोड़ सकते हैं, वहाँ से तुम चले जाना, जिसके लिए एडी भी मान जाता है। मार्टिन बताता है कि वो अपनी फैमिली को लेकर एरिया 51 में एलियन देखने के लिए जा रहा है क्योंकि इन्हें एलियन देखने की चूल मची थी। वो एडी से पूछते हैं तुम एलियन को मानते हो। अब इस पर बेचारा एडी क्या कहे, उसके अंदर ही एक एलियन बैठा हुआ है। जिसके बाद ये फैमिली एडी को अपने वैन में बैठाकर लास वेगस के लिए निकल पड़ती है, जहां ये फैमिली अपना बेसुरा गाना गा रही थी, जिसे सुनकर वेनम भी गाने लगता है। एडी को ना चाहते हुए भी जबरदस्ती गाने को एंजॉय करना पड़ता है। इसके बाद हम रात का वक्त देखते हैं जहां ये लोग लास वेगस पहुंच जाते हैं। वहां पर यह फैमिली एडी को ड्रॉप करती है और उसकी फटी हालत देखकर उसे चप्पल और $20 भी देती है, जिसके लिए एडी उनका शुक्रिया करता है। फिर वो फैमिली उसे अलविदा करके एरिया 51 में एलियन देखने निकल पड़ती है। तभी उन्हें वहां कोई इंसान स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ दिखता है। वेनम एडी से कहता है मुझे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक बार देखना है, इसे देखना मेरा सपना था। एडी उसे वादा करता है इस झमेले से निकलते ही हम दोनों वहां जाकर पार्टी करेंगे। इसे सुनकर वेनम खुश होता है, लेकिन पहले इन्हें यहां से निकलकर न्यूयॉर्क पहुंचना था। एडी के पास यहां से आगे जाने के लिए $20 के सिवा कुछ नहीं थे। तभी वेनम आगे पेरिस होटल को देखकर एडी से कहता है हम कसीनो में जाकर जुआ खेलते हैं, मैं $20 के $2000 बना दूंगा। इसके लिए एडी भी मान जाता है, लेकिन गार्ड उसकी फटी हालत देखकर उसे दरवाजे से ही भगा देते हैं। इसलिए गुस्से में वेनम अपने खोपड़े से उसका खोपड़ा खोल देता है, पर महंगे कपड़ों के सिवा अंदर एंट्री तो मिलने वाली नहीं थी। तभी
उन्हें सूट पट पहना हुआ एक आदमी दिखता है, जिससे रिक्वेस्ट करके एडी उसके कपड़े मांगने जाता है, लेकिन वो के नशे में आदमी एडी के पैरों पर ही मूत्र विसर्जन कर देता है, जिस वजह से वेनम खुद को रोक नहीं पाता और एक रेपिटेट में खेल खत्म। जिसके बाद एडी उसके कपड़े पहन लेता है और कैसीनो में एंट्री तो ऐसे मारता है जैसे कैसीनो में आना जाना उसका रोज का हो। अंदर जाते ही वेनम बिजली की रफ्तार से खेलने लगा, जैसे कि वो आज $20 को $20 लाख बना देगा। लेकिन लास्ट में जो $20 एडी को भीख में मिले थे वो भी नहीं बचते। तभी एडी की नज़र मिसेज चैन पर जाती है, वही मिस चैन जिसे हमने वेनम 1 और वेनम 2 में देखी थी। एडी और वेनम से मिलकर मिसेज चैन बहुत खुश होती है। मिस चैन बताती है कि यहाँ से पैसा जीतकर उसने इस होटल में पेंट हाउस ले लिया है। इतने सालों के बाद मिलने पर मिस चैन उसे अपने पेंट हाउस में पार्टी करने बुलाती है। वहीं हम वापस उस अनजान आदमी को देखते हैं जो एडी पर नज़र रखा हुआ था। एडी के होटल आने का पता चलते ही वो तुरंत जनरल रेक्स को इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन रेक्स उस अनजान आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि इस बार पूरे प्लान को मैं कंट्रोल करूंगा, जिसके लिए वो अनजान आदमी परमिशन दे देता है। वहीं हम एडी को देखते हैं जो पार्टी करने के बाद मिस चैन को अलविदा कहकर जाने लगता है, लेकिन मिस चैन जाने से पहले वेनम के साथ डांस करना चाहती थी, जिस पर एडी मना करते हुए कहता है पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, हमें जाना होगा। लेकिन डांस का नाम सुनते ही वेनम के अंदर का माइकल जैक्सन जाग जाता है और मिस चैन के साथ मिलकर ठुमके लगाने लगता है। अब वेनम के रूप में आते ही जेनोफेज को इनकी लोकेशन दिख जाती है। वो तुरंत कूदते हुए वहां पहुंच जाती है। उसके आते ही वेनम छुप जाता है, जिस वजह से जेनोफेज कोडेक्स देख नहीं पाता और वापस चला जाता है। लेकिन वो गया ही था कि तभी जनरल रेक्स अपनी टीम के साथ आ जाता है। वेनम और एडी को पकड़ लेते हैं। वहीं हम मार्टिन और उसकी फैमिली को देखते हैं जो आखिरकार एरिया 51 पहुंच जाती है। मार्टिन का सपना आज पूरा हो गया था, लेकिन किसी एक एलियन के दर्शन हो जाए, इस उम्मीद में इनकी फैमिली किसी तरह अंदर जाकर एक टावर पर चढ़ गई। वहीं हम वेनम को देखते हैं जिसे एरिया 51 में लाकर बाकी सिम्बियोट्स के साथ कैद करके रखा जाता है। दूसरी ओर एडी को होश आता है, जहां उसे किसी कमरे में कैद करके रखा था। तभी एडी अपने आगे वाले कमरे में पुलिस ऑफिसर पैट्रिक को देखता है। पैट्रिक को देखकर एडी शॉक रह जाता है, क्योंकि उसने तो न्यूज़ में उसकी मौत की खबर देखी थी। लेकिन तभी पैट्रिक के अंदर का सिम्बियोट बाहर आता है और एडी को सारी घटना बताता है। वो सिम्बियोट कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन नोल को कोडेक्स नहीं मिलना चाहिए। तभी वहां डॉक्टर पेन और उनकी असिस्टेंट से एडी से बात करने आती हैं। लेकिन तभी वहां रेक्स अपनी पूरी टीम के साथ आता है और डॉक्टर पेन को धमकाते हुए कहता है कि अब इस सब का कंट्रोल मुझे मिला है। डॉक्टर पेन पूछती है तुम करना क्या चाहते हो, जिस पर रेक्स कहता है इन दोनों में से किसी एक को मार दिया तो कोडेक्स खत्म, इसलिए मैं इस एडी को निपटा दूंगा। डॉक्टर पेन ऐसा करने से मना करती है, लेकिन रेक्स एडी को बाहर निकालकर सीधा गोली मारता है। लेकिन तभी डॉक्टर पेन की असिस्टेंट से के अंदर से वेनम बाहर निकलता है, जिसे से अपने अंदर छुपा कर लाई थी। वेनम बाहर आते ही रेक्स को सुला देता है, लेकिन कोडेक्स की लोकेशन मिलते ही जेनोफेज पूरी लैब तोड़ते हुए वहां आ जाता है, जिसे देखकर सारे लोग भाग जाते हैं। इस तोड़फोड़ में पैट्रिक के अंदर का सिम्बियोट भी वो कोडेक्स को बचाने के लिए जेनोफेज से भिड़ जाता है और वेनम को वहां से भागने के लिए कहता है। वही वेनम से कहकर सारे कैद सिम्बियोट्स को आज़ाद करवाता है। वो सिम्बियोट्स बाहर आते ही कुछ लोगों से बॉन्डा हो जाते हैं। एक लैशर नामक सिम्बियोट सीडी के भी अंदर चला जाता है। ये सारे सिम्बियोट्स कोडेक्स को बचाने के लिए सब साथ मिलकर जेनोफेज पर टूट पड़ते हैं। जनरल रेक्स और सोल्जर्स भी जेनोफेज को रोकने में लगे थे, लेकिन जेनोफेज इन पर भारी पड़ रहा था। दूसरी ओर हम उस फैमिली को देखते हैं जो अब समझ चुकी थी कि उन्हें एलियन जैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने तो ऐसा भी मान लिया था कि एलियन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। वहीं हम डॉक्टर पेन को देखते हैं जिनकी नज़र उस ट्यूब पर जाती है। उसे उठाकर डॉक्टर पेन भाग निकलती है। वहीं एडी और वेनम समझ जाते हैं कि यहाँ से कट लेने में ही भलाई है, इसलिए वो बाकी सिम्बियोट्स की मदद लेकर लैब तोड़ते हुए बाहर निकलता है। यही टावर के ऊपर थी मार्टिन और उसकी फैमिली, जो इन सारे एलियंस को देखकर चौंक जाती है। तभी वो जेनोफेज भी बाहर आ जाता है, जिसे सारे सिम्बियोट्स रोकने लगते हैं और एडी और वेनम वहां से भागने लगते हैं। तभी एडी की नज़र ऊपर मार्टिन की फैमिली पर जाती है, जो बहुत डरी हुई थी। इसलिए एडी वेनम के हाथों से ऊपर जाता है, लेकिन उसे देखकर मार्टिन और बच्चे डर जाते हैं, जिस पर एडी कहता है तुम्हें हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी रेक्स अपनी टीम के साथ वहां आकर जेनोफेज और एक सिम्बोट पर रॉकेट लॉन्च मारता है। अब इस धमाके में वो टावर टूटकर गिरने लगता है, जिस पर एडी और मार्टिन की फैमिली थी। पर वेनम और सारे सिम्बियोट्स इन लोगों को गिरने से बचा लेते हैं, जिसे देखकर रेक्स को समझ आता है कि सिम्बियोट्स इंसानों के लिए अच्छे हैं। लेकिन तभी वो मरा हुआ जेनोफेज फिर से जिंदा हो जाता है। उस जेनोफेज को पता था कि अकेले से ये काम नहीं होगा, इसलिए वो नाल को सिग्नल भेजकर मदद मांगता है। नाल तुरंत अपने सारे जेनोफाइग को उसके पास भेजता है। वे सारे जेनोफाइग मिलकर तबाही मचा देते हैं। अब बाकी लोगों की जान बचाने के लिए एडी वेनम बनकर बाइक से और वेनम मिलकर एक एक जेनोफेज को मार रहे थे। तब तक रेक्स भी अपनी टीम के साथ बाकी जेनोफेज पर अटैक कर देता है। लेकिन वो जेनोफेज बहुत पावरफुल थे, उन पर गोली बारूद का कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो जेनोफेज सारे सोल्जर्स को मार देते हैं, जिनमें रेक्स भी बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। लैशर भी उनके आगे टिक नहीं पाता और आखिर में मारा जाता है। एडी भी जेनोफेज से बचते हुए गिर जाता है। तब वेनम उसे घिसटते हुए कोने ले जाता है। अब इन्हें पता था कि यह बुरी तरह हार गए हैं। उन्हें पता था कि उनकी मौत ही उनकी जीत है, जिसके बाद ये लोग एक दूसरे को कभी ना भूलने का वादा करके जेनफोर्जेस के सामने सरेंडर कर देते हैं। कोडेडेक्स को दिखते ही सारे जेनफोर्जेस इन्हें झपट लेते हैं, लेकिन तभी वेनम उन सारे जेनोफेजेस को अपने अंदर समाने लगता है और उनको खींचते हुए ऐसी जगह ले जाने लगता है जहां पावरफुल एसिड का टैंक था। वो ऐसा एसिड था जो हर चीज को पिघलाकर उसका अंत कर देने की क्षमता रखता था। वेनम जनरल रेक्स को एसिड चालू करने का इशारा करता है और खुद जेनोफेजेस को खींचकर एसिड के नीचे आ जाता है, ताकि जेनोफेजेस के साथ वो खुद भी मर जाए और कोडेक्स का भी अंत हो सके। वेनम को अपने सामने मिटते देख एडी कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी वहां आग लगने से बड़ा धमाका होता है, जहां वेनम मरते मरते भी एडी को शील्ड से ढक लेता है ताकि धमाके में उसे कुछ ना हो। वहीं उस धमाके की लपटें तेजी से फैल रही थी, जिससे बचते हुए डॉक्टर पैन और सेडी भाग रही थी। लेकिन भागते हुए सेडी रास्ते में ही गिर जाती है। उसे बचाने के लिए डॉक्टर पैन उस ट्यूब वाले सिम्बर्ट को आज़ाद करती है, जो डॉक्टर पैन को अपना होस्ट चुन लेता है और बिजली की रफ्तार से सेडी और डॉक्टर पैन को धमाके से बचा लेता है। फिर हम एडी को देखते हैं, जिसकी आंखें खुलती हैं और वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है, जहां एक मिलिट्री ऑफिसर उसके पास था जो उसे आए हुए मुसीबत से दुनिया को बचाने के लिए धन्यवाद देता है और उसे सारी चीजें भूलकर नई जिंदगी जीने के लिए कहता है। जिसके बाद एडी हॉस्पिटल से निकलकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गया, जो वेनम का सपना था। उसे देखते हुए एडी को वेनम के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और इसी इमोशनल सीन के साथ यह मूवी खत्म होती।